हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और डिटर्मिनेंट को जब रो रिडक्शन मेथड से हम इवेलुएट करते हैं तो उन कौन से रूल्स ऐसे हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, रो रिडक्शन मेथड हम यूज करते हैं, रो एलिमिनेशन मेथड जो रो ऑपरेशंस हैं वो हम मैट्रिसेस पर भी अप्लाई करते हैं। लेकिन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। डिटर्मिनेंट्स में हमें कुछ रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से वो रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है और किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किस तरह से किया जाता है। तो एक डिटरमिनेंट की हम एक्सपेंशन भी इस लेक्चर में देखेंगे। पहला रूल हम देखते हैं। डिटरमिनेंट का एक रूल ये है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसमें कोई जीरो रो है या जीरो कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होता है। यानी कि ऐसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं कि ऐसे डिटरमिनेंट का जो ऐसे डिटरमिनेंट का जो ऐसे मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट किस तरह से जीरो के इक्वल आता है। तो अभी मैं यहाँ एक डिटरमिनेंट लिखती हूँ। ठीक है, एक डिटरमिनेंट में लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे लेट सपोज एक मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास कुछ रोज हैं, 1 0, ये 3 है, ये 2 1 -1 है, और एक रो इसमें क्या हो गई है, पूरी जीरो हो गई है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट जीरो की इक्वल है, हमें इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी मेथड से एक्सपेंशन की से जरूरत नहीं। अगर एक रो जीरो हो गई तो इसका मतलब डिटरमिनेंट इज जीरो। इसी तरह से अगर एक कॉलम जीरो हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये 1 0 0 ही है और यहाँ पर कोई एक कॉलम जीरो हो गया, ठीक है, ये एज इट इज इसी तरह से है, इस तरह से। ठीक है, अब एक कॉलम इसमें जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिर्फ हमने क्या लिखना है, रीजन लिख देना है। आप कहना है कि सिंस रो 3 इज जीरो देयरफॉर डिटरमिनेंट इज जीरो। इसमें लिखेंगे सिंस कॉलम 2 इज जीरो देयरफॉर डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या है। कि ये कहते हैं कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यानी कि एक डिटरमिनेंट है, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं 1 1 0 लिखते हैं, यहाँ -3, और यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 3, ये है 1, इसको 8 कर देते हैं, ये 8 लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये है 3 और यहाँ है 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ए है। हम इसका ट्रांसपोज देखते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज बन जाएगा, हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है ट्रांसपोज में, तो 1 8 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 4 3 और यहाँ आ जाएगा 3 0 3 एंड 1। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस आ गए, ये ए है और ये ए डिटर्मिनेंट है। तो ए और ए डिटर्मिनेंट जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप ए का डिटरमिनेंट ले लें या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लें, दोनों का डिटरमिनेंट एक ही जैसा आएगा। नहीं कि ए का डिटरमिनेंट लें या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि कहते हैं कि इफ अ कॉलम मैट्रिक्स ए हैज, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज अ रो और अ कॉलम मल्टीपल ऑफ अ स्केलर, ठीक है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स इस तरह का है कि उसमें हमारे पास इस तरह से है कि 3 6 और 9, लेट सपोज ये एक फर्स्ट रो है इसकी, ये हमारे पास इसकी सेकंड रो है और ये हमारे पास इसकी थर्ड रो है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट के अंदर इस पूरी रो में 3 कॉमन है, तो हम इस एक रो में से 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में हम उस टाइम तक कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकाल सकते जब तक वो नंबर जो है वो सारे एलिमेंट्स में कॉमन ना हो। डिटरमिनेंट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डिटरमिनेंट में अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई नंबर कॉमन है, ठीक है, इनके पूरी रोज पे डिवाइड हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, वो नंबर कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो में देखें 3 6 और 9, इसमें 3 कॉमन है, तो इसमें से 3 कॉमन बाहर निकालूंगी, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा 3। ठीक है, और बाकी को एज इट इज लिखते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो आया है ये बिल्कुल ऐसी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के डिटरमिनेंट ऑफ। अब आप ऐसा करें कि इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें और आखिर में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक ही बात है। आप चाहे इसका डिटरमिनेंट ले लें या आप इसका डिटरमिनेंट लेके 3 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यानी कि हम किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या कहते हैं कि इफ वी इंटरचेंज टू एडजेसेंट रोज और टू एडजेसेंट कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि एक डिटरमिनेंट है और उसके आपने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो फिर क्या होगा, जब भी आप किसी दो रोज एडजेसेंट रोज और एडजेसेंट कॉलम्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा कि उस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, जैसे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रही हूँ किस चीज का, R1 इंटरचेंज R2, ये दो ऑपरेशंस में परफॉर्म करने, ये एक ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है
R2 को जब R1 के साथ में इंटरचेंज करूंगी तो इंटरचेंज करने का तरीका तो वही है जो हमने अभी मैट्रिसेस में पढ़ा था इससे पीछे, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जब भी आप दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, याद रखना है आपने ये कि दो एडजेसेंट रोज जब चेंज होगी तब माइनस का साइन आएगा। अगर आपने फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करना है तो देखें थर्ड रो पहले फर्स्ट पे आएगी और फर्स्ट से सेकंड पे आएगी तो वो साइन प्लस का हो जाएगा। देखें यहां से जब इस पे और सेकंड रो पे और सेकंड से वापस जब फर्स्ट पे आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। यानी ऑल्टरनेट चेंज करेंगे तो फिर नेगेटिव का साइन आएगा। अगर एक रो छोड़कर ऑल्टरनेट रो के साथ चेंज करते हैं फिर माइनस का साइन नहीं आता। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो को अगर सेकंड रो से इंटरचेंज करेंगे, दो एडजेसेंट रोज को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन अगर ऑल्टरनेट रोज को चेंज करते हैं तो फिर माइनस का साइन आता है। इसी तरह अगर यहाँ पे फोर्थ रो होती, आपने फर्स्ट को फोर्थ से चेंज करना होता तब भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तब भी माइनस का साइन आएगा। किस तरह से, आप इस तरह से इसको विजुअलाइज कर लिया करें कि जैसे ये थर्ड रो है, थर्ड जब इस पे आएगी सेकंड पे तो माइनस का साइन आएगा, और फिर जब वापस फर्स्ट पे आएगी तो फिर वो माइनस का साइन दोबारा माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर फोर्थ रो भी होती फिर क्या होता, फोर्थ रो के साथ में लिखकर दिखाती हूँ आपको। फोर्थ रो अगर होती, यहाँ पर एक फोर्थ रो इसमें ऐड कर लेते हैं 5 0 4, और यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ लेते हैं 4 1 0, यहाँ लिखते हैं 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 -1 एंड 2। ठीक है, अब यह मैंने 4/4 का डिटरमिनेंट लिखा है। 4/4 के डिटरमिनेंट में अब देखिए, अब अगर मैंने फोर्थ रो को फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज करना है तो अब आप देखें फोर्थ रो आएगी थर्ड, मतलब फोर्थ रो एडजेसेंट चेंज होती है ना, तो अगर ये मैं इधर लेकर आऊंगी माइनस का साइन आएगा, फिर सेकंड पे लाऊंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर जब फर्स्ट पे आएगी तो नेगेटिव का साइन आएगा। यानी कि फर्स्ट रो और फोर्थ रो को अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ आपस में तो फिर क्या होगा, बाहर माइनस का साइन आएगा डिटरमिनेंट के। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट रो को और थर्ड रो को इंटरचेंज किया तो फिर माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड रो पहले सेकंड पे आएगी, सेकंड से फर्स्ट पे आएगी। सही है, R1 और R3 को जब मैं इंटरचेंज करूंगी, डायरेक्ट आप इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन साइन का आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 4 को एक्चुअली आपने 5 पे लिया, ये जंप करके जाएगी 1 पर। जब ये 1 पे जंप करके जाएगी यानी कि सेकंड को स्किप करती हुई जाएगी तो एक माइनस जो है वो इस इंटरचेंज का होगा और एक माइनस इस इंटरचेंज का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां से जब फोर्थ रो और फर्स्ट रो को आप इंटरचेंज करेंगे तो ये यहां से टू रोज को जंप करती हुई जाएगी फर्स्ट पे। तो टू रोज को जब जंप करती हुई जाएगी तो फिर क्या होगा, ये इधर आएगी तो एक नेगेटिव साइन आएगा, फिर इधर आएगी तो दूसरा नेगेटिव साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर इधर आएगी तो माइनस का साइन आएगा तो माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। लेकिन जब R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जब एक नेक्स्ट टूल क्या है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई जीरो रो हो या कोई जीरो कॉलम हो तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। ये वाला हम कर चुके हैं, ये रूल इससे पीछे। अच्छा, फिर क्या है कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू रोज और कॉलम भी है, ठीक है, देन इट डज नॉट इफेक्ट अ मैट्रिक्स। यानी कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स को आप ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से एक रो है, ये है 3 2 1 और ये है 4 -3 0, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। इसमें अगर आप फर्स्ट रो और सेकेंड रो को अगर आप ऐड कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से ये आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड रो को अगर आप ऐड करते हैं इस तरह से तो क्या होगा, ये आ गया 3 + 1 से यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ 2 -1 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 2, बाकी की रोज को एज इट इज लिख लेते हैं, 4 -3 0। ये कोई इफेक्ट नहीं डालते इसलिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं। आपको याद होगा कि जब यही ऑपरेशन हम मैट्रिसेस पर करते हैं तो इक्वल का साइन नहीं लगाते बल्कि वहां हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लगाते हैं। इसमें चूंकि इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम ही होगा, इसलिए हम इक्वल का साइन यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर आप किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपने उसी ऑपरेशन को ऑपोजिट करके बाहर भी अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपने किसी रो को डिवाइड करना है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर है 1 -1 1 -1 3, और ये है 2 4 एंड 12, और यहाँ पर है 3 9 एंड 1। इस तरह से हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। आपने इस डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं कि मैं रो 2 को 2 पे डिवाइड करूं। लेट सपोज मुझे ये ऑपरेशन करना है, मुझे यहाँ 1 बनाना है लेट सपोज। ठीक है, तो 2 पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि मुझे ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन कर रही हूँ मैं, R2 को डिवाइड कर रही हूँ 2 पे।
तो जब भी मैं किसी डिटरमिनेंट को किसी नंबर से डिवाइड करूंगी तो बाहर, यानी किसी रो को या किसी कॉलम को डिवाइड करूंगी तो बाहर मुझे उस नंबर से पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस तरह से, यानी ऑपरेशन तो मैं परफॉर्म कर लूंगी लेकिन बाहर मुझे उसका ऑपोजिट ऑपरेशन बाहर परफॉर्म करना होगा। इस तरह से आएगा। ठीक है, 3, 9 एंड 1, मैंने इस रो को 2 पे डिवाइड कर दिया और बाहर क्या लिखा, बाहर मैंने 2 लिख दिया। 2 पे डिवाइड किया तो बाहर 2 को मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैं इससे डिवाइड करती, जैसे मैं अगर आर 3 को 3 पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो फिर क्या करूंगी, बाहर डिवाइड करूंगी। यानी अगर आपने किसी एक रो को डिवाइड करना है किसी नंबर से तो बाहर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे डिटरमिनेंट को, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो बाहर आपने डिवाइड करना है। जैसे यही ऑपरेशन अगर मैं ऐसे कर लूँ कि R2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो फिर क्या करूंगी, 1/2 बाहर लिखूंगी, बाहर डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल ऑपरेशन आपको बाहर अप्लाई करना पड़ता है। जबकि आपको याद होगा कि जब हम मैट्रिसेस कर रहे थे तो मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं होता था, हम 1 बनाने के लिए पूरी रो को डिवाइड कर देते थे, लेकिन बाहर हमें कुछ भी नहीं करना होता था, बाहर अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन हम लगाते, ये वाला साइन हम लगाते रहते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस में आपको बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है उस नंबर से। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर डिवाइड करना है, अगर अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में है या डायगोनल फॉर्म में है तो उसका भी डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द डायगोनल। जैसे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर डायगोनल में ले लेते हैं 1 है, 2 है, 1 0 है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आ जाते हैं 0 और यहाँ 0 0 0 आ जाता है, और यहाँ भी 0 डायगोनल है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स बाकी 0 होते हैं, सिर्फ जो डिटरमिनेंट होता है डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। तो डायगोनल वाले देखें, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अच्छा, इसको तो वैसे भी एक्सपेंड करने की जरूरत है, इसमें पूरा कॉलम 0 हो गया, ये वाला कॉलम देखें 0 है। अब हम 0 के बगैर एक नंबर एक लेते हैं, हम लेते हैं 1 0 0 0, और यहाँ भी लेते हैं 0, यहाँ पर लेते हैं 2 2 ले लेते हैं इसे, यहाँ 0 0 और यहाँ लेते हैं 0 0 3, यहाँ 0 है, और 0 0 0 यहाँ ले लेते हैं -1, लेट सपोज -1 है यहाँ पे। ठीक है, अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में आप देखें कुछ भी हो सकता है नंबर, इस डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एक कॉलम, यहाँ पर तो पूरी कॉलम 0 थी ना तो ये 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास डायगोनल, प्रॉपर डायगोनल मैट्रिक्स बने, कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है डायगोनल में, तो इन डायगोनल के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आएगा। इनके 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय -1, इनके इससे हमारे पास आ जाएगा -6 इसका डिटरमिनेंट होगा। इसी तरह से अगर आपके पास डिटरमिनेंट जो है वो इस तरह की शक्ल में है कि वो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में, जैसे इस तरह से है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर A और यहाँ पर ले लेते हैं कोई से भी नंबर, यहाँ पर ले लेते हैं B, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं C, ये 0 0 हो गया, ये हो गया D E, और ये 0 हो गया और ये F हो गया। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, A मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय F, बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखें इस तरह का A मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय F। इसी तरह से अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, यहाँ लिख लेते हैं, अगर ये लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा तो फिर क्या होगा, तब भी ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ A B C, ठीक है, बाकियों को हम 0 कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा E F और G है, लेट्स सपोज इस तरह से है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, A B और C, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा, यानी कि अगर अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, तीनों कंडीशंस में जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ठीक है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को आपका प्रोडक्ट ले ले वही उसका डिटरमिनेंट होगा, इन पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम 4/4 का एक डिटरमिनेंट लेते हैं, आप चाहे तो 3/3 का भी कर ले सकते हैं, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, कोई भी हो, सॉल्व करने का तरीका यही होगा उसके, आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हम 4/4 का ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़े से जो बड़े डिटरमिनेंट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल लगता है, तो हम थोड़ा सा बड़ा डिटरमिनेंट यानी कि 4/4 का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं 0 1 5 1, ठीक है, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा -6, ठीक है, 9 और 0, यहाँ आएगा 2 6 1 एंड 3, और यहाँ आएगा 5
टू, 1 एंड -1, ये हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। इसे हम अब हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करेंगे रो रिडक्शन मेथड से। तो हम इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 1 होना चाहिए रो रिडक्शन मेथड में। हम इसे किस में करेंगे, इकोलॉन इकोलॉन फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सबसे पहला एलिमेंट 1 चाहिए, लेकिन पहला एलिमेंट चूंकि 0 है और 0 कभी भी 1 नहीं बन सकता, तो हम नीचे वाले नॉन जीरो से इसे इंटरचेंज करते हैं। तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगी मैं, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रही हूँ। जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं, तो हम बाहर माइनस का साइन लगाएंगे। हम यहाँ लगाएंगे 3 -6 9, यानी कि रो 2 को रो 1 की जगह लिख देंगे और रो 1 की जगह रो 2 की जगह रो 1 को लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों रोज को इंटरचेंज कर देंगे। बाकी रोज एज इट इज लिख देंगे, बाकी की जो 2 रोज है नीचे वो एज इट इज आ जाएंगी। 5 6 1 -1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 3 को 0 बनाना है। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पूरी रो को 3 पे डिवाइड करूंगी। तो मैंने अभी आप लोगों को रूल्स बताए कि जब भी आप डिवाइड करेंगे तो बाहर आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। माइनस का साइन इसलिए लगे, तो ऑलरेडी माइनस का साइन पहले से था। तो क्या ऑपरेशन मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ R2 को मैं डिवाइड कर रही हूँ, R1 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब लिखते हैं मैट्रिक्स को। यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगी आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। यहाँ आएगा 0 1 5 1 और बाकी की रोज एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि जिस स्टेप में 0 बनता है उस स्टेप में कोई ऑपरेशन अलाउड नहीं होता। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गए सारे एलिमेंट्स इसके। अब हमने क्या करना है, हमने अब हमने इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं। एक तो ऑलरेडी 0 है इस 1 के नीचे, बाकी के नंबर्स को हम 0 बनाएंगे। ठीक है, एक्लोन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो क्या इस इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करूंगी, 2 और 5 को 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन होगा, जब 2 को 0 बनाऊंगी तो R3 में है चूंकि, तो R3 -2 माइनस -2 R1 यहाँ पर इस वक्त सोर्स रो है। यहाँ पर मैं लिखूंगी R4 माइनस, जब इसे 5 को 0 बनाऊंगी तो R4 -5 R1। ये सारे ऑपरेशंस मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वो लेक्चर मेरा जरूर देख लें। बाहर वाला -3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और 0 बनाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रो चूंकि सोर्स रो है उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, तो उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखते हैं। 1 -2 3 0। सेकंड रो में 0 ऑलरेडी है, तो सेकंड रो पे भी हमें ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, हम एज इट इज लिखेंगे। अब थर्ड रो का देखें, अब सोर्स रो को -2 से मल्टीप्लाई करते जाएं और R3 में ऐड करते जाएं। तो 2 -2 0 आ जाएगा। इसी तरह से 6 और ये हो जाएगा +4, तो आ जाएगा हमारे पास 10। 6 + 4 से हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, 6 + 4 तो आ जाएगा 10। इसी तरह से 1 और यहाँ पर क्या होगा, 1 और इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ -2 से, तो 1 -6 से मेरे पास आ जाएगा -5 और 3 -0 से 3 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर करते हैं 5 -5 0। अब मैं -5 से मल्टीप्लाई करती जाऊंगी सोर्स रो को और R4 से सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी। इस तरह से यहाँ आएगा 6 + 10 से हमारे पास आएगा 16, या -5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा, तो 6 + 10 से मेरे पास आ जाएगा 16। इसी तरह से 1 और ये हो जाएगा -5 3 18 हो जाएगा, 1 -15, सॉरी 5 3 15, तो 1 -15 से आ जाएगा -14। ठीक है, 1 -15 से -14 आ जाएगा और यहाँ पर -1 और 0 से आ जाएगा -1, इस तरह से। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस हो गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे यहाँ पर इन दोनों को 0 बनाना है, यानी कि 10 को और 16 को मुझे 0 बनाना है, इस तरह से। तो अब मैं इसे 0 बनाती हूँ। बाहर वाला -3 एज इट इज लिखेंगे हम, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रही हूँ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी R1, सॉरी R3 है ये, तो मैं लिखूंगी R3 -10 R2। अब सोर्स रो R2 बन जाएगी और यहाँ लिखूंगी R4 -16 R2। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये -3 इसके साथ एज इट इज लगेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे हम। चूंकि इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ नीचे 0 बनाने हैं 1 के। ठीक है, सेकंड रो हमारी सोर्स रो है, इस पर भी कोई ऑपरेशन नहीं है। थर्ड रो पर ऑपरेशन है, 0 -0 से आएगा 1,
10 - 10, अब देखो 10 - 10 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं सोर्स रो को -10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और R3 में ऐड कर रही हूँ। तो 10 - 10 से मेरे पास आ जाएगा 0 -5, और यहाँ पर जब मैं करूँगी -50, मैंने -5 मल्टीप्लाई होगा तो -50 हो जाएगा, -5 -50 से -55 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 -10 से हमारे पास आ जाएगा -7। ठीक है, अब लास्ट ऊपर ऑपरेशन करते हैं, 0 -0 से 0 ही आएगा, 16 -16 से 0 आएगा, -14 और -16 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा -80 हो जाएगा, तो -16 और -80 से -94 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1, और यहाँ जब मैं -16 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो -1 -16 से -17 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ऑपरेशन इसका। सही है, इसके बाद अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस -55 को 1 बनाना है। तो -55 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, पूरी रो को -55 पे पूरी रो को -55 पे डिवाइड कर दूंगी। तो जब मैं -55 पे डिवाइड करूंगी तो बाहर मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, R3 को डिवाइड कर रही हूँ -55 से। अच्छा, -55 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमने क्या करना, बाहर मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर -3 ऑलरेडी था, इसी के साथ आपने -55 भी लिख देना है। ठीक है, जो भी नंबर आप डिवाइड करेंगे बाहर मल्टीप्लाई भी करना है, और अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड करना है आपने। अच्छा, अब फर्स्ट ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज लिखेंगे 1 -2 3 0। ठीक है, सेकंड ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज लिखेंगे 0 1 5 एंड 1। थर्ड रो पर है 0 0, -55 -55 पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, और जब -7 -55 पे डिवाइड होगा तो 7/55 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 7/55। थर्ड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है क्योंकि इस स्टेप में 1 बना है, तो 1 बनाने वाले स्टेप में कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डिटरमिनेंट को यहाँ से बंद। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब हमने माइनस माइनस को प्लस कर दें, 3 और 55 को फिलहाल मल्टीप्लाई ना करें, एज इट इज लिख दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस -94 को 0 बनाना है, तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, मैं कहूंगी कि मुझे R4 में ऑपरेशन करना है। 94 -94 को 0 बनाना है तो +94 करना पड़ेगा, और सोर्स रो अब बन जाएगी R3, चूंकि मैंने करंटली R3 में 1 बनाया है। तो अब मैं बाहर वाला 3 और 55 एज इट इज लिखूंगी, 3 लिखूंगी, 55 लिखूंगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं, सिर्फ फोर्थ रो पर ऑपरेशन है, तो फोर्थ रो में चेंजेस आएंगी। इस एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 5 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 1 एंड 7/55। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 0 -0 से 0 आएगा, इसको 94 से मल्टीप्लाई करते जाएं और इसके साथ ऐड करते जाएं, 0 + 0 से 0 ही आएगा, -94 और +94 से हमारे पास 0 आ जाएगा, और -17 और 7/55 को 94 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इस तरह से ऑपरेशन में यहाँ आपको लिखकर बताती हूँ। -17 इनके R4 का एलिमेंट लिखें, +94 लिखें, तो आ जाएगा +94। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसे किससे करना है, R3 के एलिमेंट से, तो इससे ऊपर R3 का एलिमेंट 7/55 है। जब आप इस कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास आएगा 277/55। ठीक है, आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ह्यूमन एरर हो सकता है, मल्टीप्लाई और एडिशन में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई, कैलकुलेटर से की है मैंने कैलकुलेशन, आप भी कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। अब क्या करना है हमें, अब हम ये चूंकि अच्छा, आप चाहें तो अब इसको 1 बना लें, लेकिन आप चाहें तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अब हमने क्या करनी है, चूंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, तो अभी मैंने बताया था कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर कोई डिटरमिनेंट आ जाता है तो आपने क्या करना है कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई कर देना, यही इसका डिटरमिनेंट बनेगा। तो बाहर ऑलरेडी पहले से 3 था, ये लिखेंगे, 55 था, ये लिखेंगे, और एक अब 1 × 1 इससे 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 277/55, तो 277/55 आ जाएगा। इनके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स है सबको मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। आप इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे 55 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 277 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 831 आएगा, तो 831 इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो आपके पास 2/2 का डिटरमिनेंट हो, 3/3 का डिटरमिनेंट हो, 5/5 का किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, आपने जब रो रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना होता है, आपने बिल्कुल इसी तरह से पूरे डिटरमिनेंट को जो है वो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देना, और बाहर वाले जो नंबर्स हैं इन्हें आपने लिखना नहीं भूलना। जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रूल्स मैंने अभी स्टार्ट में बताए हैं
उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्रैमर्स रूल को देखेंगे कि रो रिडक्शन मेथड से क्रैमर्स रूल को किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो जो है वो आपको फौरन मिल सके।